मजहरुल हक, जिन्हें हम मौलाना मजहरुल हक के नाम से जानते हैं, ये एक बैरिस्टर थे जिनकी पैदाइश 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना ज़िला के बहपुरा नामक गांव में हुआ था। शुरुआती तालीम उन्होंने घर पर पाई। इसके बाद उन्होंने पटना के टी.के. घोष एकेडमी में दाखिला लिया। वहां से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 1890 में बैरिस्ट्री करने के लिए वो इंग्लैंड गए। उनके साथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, सैयद हसन इमाम जैसे लोग थे। यही मजहरुल हक ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा अंजुमन इस्लामिया, जिसके बारे में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा है कि ये हिंदुस्तानियों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पे हिंदू मुसलमान सारे लोग आकर बैठते थे। और उनके अनुसार इस ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले लोगों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, अली इमाम के अलावा महात्मा गांधी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भी थे। बैरिस्ट्री करने के बाद मजहरुल हक वापस हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह उन्होंने प्रैक्टिस की, वकालत की और कुछ जगह उन्होंने नौकरी भी की। उस ज़माने में बिहार बंगाल का हिस्सा था और ये लोग जो बिहार से बैरिस्ट्री करने की हैसियत से इंग्लैंड गए थे, उन्होंने बिहार आने के बाद एक आंदोलन छेड़ा। वो आंदोलन था अलग बिहार बनाने का आंदोलन, और इस आंदोलन में मजहरुल हक ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौलाना मजहरुल हक बिहार मूवमेंट के एक मजबूत लीडर थे जिन्होंने अलग बिहार के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की शुरुआत की और इसके पहले अध्यक्ष उनके दोस्त अली इमाम बने, दूसरे अध्यक्ष इनके दूसरे दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, और 1910 में इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद मजहरुल हक ने की। और जैसा हम सभी लोगों को पता है, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार होता है। उसके बाद अलग स्टेट की मांग मान ली जाती है और 1912 में बिहार वजूद में आता है। इसके पीछे बहुत बड़ी जद्दोजहद है और इसी सिलसिले में 1908 में सोनपुर मेले के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस, जी हाँ, जिसे आज हम बीपीसीसी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद डाली गई इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर। सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां जैसे लोग इसमें काबिल जिक्र हैं। 1912 में जब बिहार एक अलग स्टेट, अलग राज्य बन गया, तब कांग्रेस का सालाना इजलास यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सालाना इजलास पटना के बांकीपुर में हुआ। इस इजलास को कामयाब करवाने में मजहरुल हक का एक अहम रोल था, क्योंकि वो इस इजलास के रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी उन्हीं की निगरानी में वहां पर प्रोग्राम हो रहा था। तो ये मजहरुल हक का एक बड़ा कारनामा है। इसके बाद साल 1913 कानपुर में एक बहुत बड़ा कांड होता है जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तानियों के ऊपर अंग्रेजों ने गोली चला दी और बहुत सारे हिंदुस्तानी शहीद हुए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोई भी इंसान अंग्रेजों के डर से वो केस लड़ना नहीं चाहता था। तब मजहरुल हक ने उसके लिए पहल की और उन्होंने केस लड़ा। और उस ज़माने के तमाम अखबार, चाहे वो ज़मींदार हो या फिर मौलाना आज़ाद का अल हिलाल हो, इन सारे लोगों ने मौलाना मजहरुल हक की बहुत तारीफ़ की कि उन्होंने किस तरह से मजबूती से मज़लूमों के पक्ष में आवाज़ उठाई। और यही वो दौर है जब मजहरुल हक मकबूल हुए पूरे हिंदुस्तान में। इसी वजह कर 1915 में मुंबई में मुस्लिम लीग के सेशन की अध्यक्षता करने का उनको मौका मिला और 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता करवाया, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही मशहूर पैक्ट है। उसको करवाने में सबसे अहम रोल मौलाना मजहरुल हक का ही था। फिर साल 1917 आता है। बिहार में एक यूनिवर्सिटी बननी होती है जिसका नाम है पटना यूनिवर्सिटी। तो उसको बनाने में, उसको एस्टैब्लिश करने में, उसके लिए आवाज़ उठाने में मजहरुल हक का एक अहम रोल है। उन्होंने लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई और इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए चर्चा 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें भी हुआ था। तो उसमें भी मौलाना मजहरुल हक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 1917 भारत के इतिहास का एक अहम मार्का है। जी हाँ, अप्रैल का महीना है। महात्मा गांधी पहली बार बिहार की सरजमी पर आते हैं। क्यों आते हैं? चंपारण मूवमेंट के लिए। ये वेल डॉक्यूमेंटेड बात है, गांधी जी ने खुद इस पे चर्चा कर रखा और सारे हिस्टोरियन इसके ऊपर बात करते हैं कि महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ जब पहली बार पटना पहुंचे तो उन्होंने मौलाना मजहरुल हक के घर सिकंदर मंजिल में कुछ देर आराम किया या वहां पे वो ठहरे। चंपारण मूवमेंट में महात्मा गांधी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा लीडर था वो खुद मजहरुल हक थे। मजहरुल हक पेशे से वकील, कामयाब वकील थे। इसके अलावा उनको कानून की बहुत ज़्यादा समझ और रीजनल इलाका है, उन्हीं का इलाका है बिहार,
तो उनको उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता थी। तो उन सारी चीज़ों में वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा यही दौर है जब होम रूल मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें भी वो बढ़-चढ़ कर आगे-आगे थे। इसी के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे तहरीक शुरू होती है, जिसे हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। मज़हरुल हक़ ने इसमें बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वो लगातार इसमें मुखर होकर हिस्सा लेते रहे। और यही वो दौर है जब अंग्रेज़ी शिक्षा का विरोध हुआ, बायकॉट हुआ। तो पटना में भी स्टूडेंट ने बायकॉट किया, खास के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने, और ये सारे लोग गए मज़हरुल हक़ के पास, क्योंकि उस वक्त मज़हरुल हक़ बिहार के सबसे बड़े लीडर थे। तो सारे लोग जब उनके पास गए तो मज़हरुल हक़ उनको अपने साथ लेकर जाते हैं दीघा के इलाके में। वहाँ उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है खैरू मियाँ, उनकी ज़मीन, उनके बाग पे एक आश्रम की बुनियाद डाली जाती है, जिसे आज हम सदाकत आश्रम के रूप में जानते हैं। यहीं बिहार विद्यापीठ की बुनियाद डाली गई। ये उसी तरह का इंस्टीट्यूट था जो पटना यूनिवर्सिटी के पैरेलल में एक यूनिवर्सिटी की हैसियत से खुला था। तो यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि मज़हरुल हक़ एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी के फाउंडर में से हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उसके पैरेलल में, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का इदारा था, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी इदारा उन्होंने बिहार विद्यापीठ के रूप में खड़ा किया। तो ये सारी चीज़ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, हर जगह इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी दौरान में मौलाना मज़हरुल हक़ ने एक अखबार अंग्रेज़ी में निकाला, मदरलैंड करके, और इस अखबार में वो लगातार आर्टिकल लिखते रहे। और इसी दौरान उन्होंने एक आर्टिकल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा, जिसके बाद उनके अखबार की ज़मानत ज़ब्त किए गए। मौलाना मज़हरुल हक़ ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया और वो गिरफ़्तार हुए। तो ये एक कहानी है जो बताता है कि मौलाना मज़हरुल हक़ किस तरह की शख्सियत हैं। इसके अलावा मज़हरुल हक़ अलग-अलग अखबार के साथ जुड़े हुए थे। कई रिपोर्ट मिलते हैं कि उन्होंने और भी कई जर्नल, कई अखबार निकाले। 1924 में मज़हरुल हक़ सारन का रुख करते हैं और सारन के इलाके में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अध्यक्षता की और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा काम एजुकेशन के फील्ड में किया। इसके बारे में महापंडित राहुल ने खुद लिख रखा है कि किस तरह से मज़हरुल हक़ ने सारन के इलाके में शिक्षा की लौ जलाई और किस तरह से उनकी निगरानी में दर्जनों स्कूल चल रहे हैं। ये सारी चीज़ उनकी ऑटोबायोग्राफी में ज़िक्र है कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई और किस तरह से उन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। इसी बीच 1926 में बिहार विधान परिषद का चुनाव होता है, जिसमें मौलाना मज़हरुल हक़ ने हिस्सा लिया, लेकिन वो ये चुनाव हार जाते हैं। और हारने की जो वजह है वो बहुत ही यूनिक है कि आम मुसलमानों ने मज़हरुल हक़ को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उनका मानना था कि मौलाना मज़हरुल हक़ प्रो हिंदू हैं या वो हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। वहीं हिंदुओं ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान हैं। इससे मौलाना मज़हरुल हक़, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था, जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने देशभूषण का खिताब दे रखा था, उस इंसान ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले ली। यानी उसने कह दिया कि जिन लोगों के लिए मैंने पॉलिटिक्स की, जिन लोगों के लिए मैंने जद्दोजहद की, उन लोगों ने मुझे नकार दिया, तो अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूँगा। और उसके बाद वो फरीदपुर, सिवान अपने आबाई इलाके में चले गए। 1927 में कांग्रेस का सेशन होता है। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जो मद्रास में सेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता मज़हरुल हक़ करें, लेकिन मज़हरुल हक़ ने साफ-साफ इनकार कर दिया। और इसी तरह गुमनामी में 2 जनवरी 1930 को मज़हरुल हक़ का 64 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने बिहार कांग्रेस की बुनियाद डाली, एक ऐसा इंसान जिसने पटना यूनिवर्सिटी के साथ-साथ बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम की बुनियाद डाली, एक ऐसा इंसान जिसने बिहार के लोगों को निडर पत्रकारिता सिखाया, एक ऐसा इंसान जिसने लोगों को सिखाया कि किस तरह से उन्हें एक्टिविज़्म करना है, जिसे उन्होंने कानपुर के हादसे के बाद साबित भी किया कि किस तरह से उन्होंने केस लड़ा। वो इंसान गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए साल 1930 में इंतकाल हो गया। लेकिन आज़ाद भारत में मौलाना मज़हरुल हक़ को याद रखा गया। उनके ऊपर कई किताबें लिखी गईं, उनके ऊपर बिहार में एक यूनिवर्सिटी मौलाना मज़हरुल हक़ अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी खोला गया, उनके ऊपर स्टैंप जारी किया गया और अलग-अलग जगह उनके नाम पे रोड, ऑडिटोरियम और अलग-अलग चीज़ें बनाई और खोली गईं। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मज़हरुल हक़ मौलाना मज़हरुल हक़ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो पेशे से बैरिस्टर थे, वकील थे, बड़े वकील। तो ये मौलाना कैसे हुए? हुआ वही कि 1920 के बाद जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो मज़हरुल हक़ ने बायकॉट किया हर फॉरेन चीज़ों का, हर बाहरी चीज़ों का। तो इसके बाद उन्होंने खादी का कपड़ा पहनना शुरू किया, शान-ओ-शौकत वाली ज़िंदगी छोड़ दी और
सिकंदर मंजिल को छोड़कर वो सदाकत आश्रम में आकर रहने लगे एक फ़कीर की हैसियत से। और इसके बाद जो महात्मा गांधी के साथ उनके जो ख़त किताबत हैं, उसमें महात्मा गांधी इनको मौलाना कर कर लिख रहे हैं, इनको बात कर रहे हैं, इनको खिताब कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक बड़े लीडर थे। उन्होंने जिसको जिस नाम से खिताब किया वो उसी नाम से मशहूर हो गया। सेम यही मजहरुल हक के साथ हुआ कि उनको महात्मा गांधी ने कहा मौलाना, तो वो मौलाना के नाम से मशहूर हो गए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कोशिश की उनके बारे में बताने की कि उनकी क्या शख्सियत है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।